हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस पाठ का नाम है सुबह और पाठ का जो नंबर है वो है 6। ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर भी ये पाठ दिखाई दे रहा है और ये पाठ है पेज नंबर 37 के ऊपर, पेज नंबर 37। इस पाठ के अंदर एक विकलांग बालिका के बारे में, उसकी जो घटना है उसके साथ घटी है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें एक चीज़ और भी बताई गई है कि पोलियो का जो टीका होता है वो कितना ज़रूरी है। अगर पोलियो हो जाता है तो बच्चे की ज़िंदगी पूरी खराब हो जाती है। आपको एक विकलांग बालिका के बारे में इसमें जो एक घटना घटी है उसके साथ, उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। और पोलियो का डोज पीना या डोज लेना कितना ज़रूरी है वो 1 से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, कई बार वो रह जाता है तो बालक विकलांग हो जाता है और उसके बाद उसके साथ कितनी परेशानी आती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, लेकिन इस बालिका की वीरता के बारे में इसमें कितनी शक्ति है, ऐसा विकलांग होने पर भी उसने अपनी जो हिम्मत है वो नहीं हारी है, इसमें इस पाठ में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन कि इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो पाठ 6 सुबह। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं पढ़ूंगी वहाँ पर डॉट करती जाऊंगी ताकि आपका ध्यान रहे कि मैं कहाँ पढ़ रही हूँ। सबसे पहली लाइन, पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बच्चे विकलांग हो जाते हैं, तो उनको पोलियो का डोज देना बहुत ही ज़रूरी होता है। बच्चों की इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। 1 से 5 साल तक की उम्र में ये दवा पिलाई जाती है ताकि बच्चे को पोलियो ना हो, और इसकी डेट फिक्स होती है, उस डेट में ही इसे पिलाना रहता है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदा दिलों एवं परिश्रम से अपने जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। एक घटना घटी थी उसके साथ और वो किस तरह से अपना जीवन जीती है विकलांग होने के बावजूद भी, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग साफ सफाई में व्यस्त हैं। किस में व्यस्त हैं? साफ सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, ज़रूर आज कोई खास बात है। सब लोग साफ सफाई कर रहे हैं तो उनको लगता है ना, रेशमा को ऐसा लगा कि आज कुछ ज़रूर खास है कि सब लोग इतने व्यस्त हैं। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उस उत्सुकता से पूछा। हाँ बेटिया रानी, त्योहार के दिन है। क्या है? त्योहार के दिन है। भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं होता है और हम क्वेश्चन करते हैं तो फिर आंसर इस तरह से मिलता है कि हाँ, आज त्योहार का दिन है, इसीलिए हम साफ सफाई कर रहे हैं, बाद में कोई परेशानी ना आए। त्योहार के दिन तो हम साफ सफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन त्योहार आने वाले होते हैं तो उससे पहले हम साफ सफाई करते हैं। ओहो, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, रेशमा बोलती है। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। उसको बोल रही है, मतलब बेटी उसकी माँ को, कि मुझे तो कोई काम बताया ही नहीं, क्योंकि उसको पोलियो है तो वो कोई काम अच्छे से कर नहीं पाएगी, ऐसा उनको शायद लगा होगा। तो वो बोल रही है कि मुझे कोई काम क्यों नहीं सौंपा गया, ये बात इसमें बोली गई है। नेक्स्ट आगे का पेज हम पढ़ते हैं। इसके आगे का जो पैराग्राफ है वो इस तरह से है। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ। क्या बोली उसकी मम्मी? पहले रेडी हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम हैं। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। ठीक है,
क्या करना चाहती हूँ, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा ने रुआसे स्वर में कहा। क्या बोला? रुआसे स्वर में। मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। क्या बोली उसकी मम्मी? मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम अच्छे से सोच रखे हैं। बहुत सारे काम उसने सोच रखे हैं उसकी मम्मी ने। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊँगी। पहले उसको नाश्ता करने के लिए बोला। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। कई बार हम बातें करते करते हम जैसे उसको बात कर रहे हैं और फटाफट से उसको कुर्सी पर बिठा दिया। अगर वो काम नहीं कर सकती है तो उसको कैसे बताएगी उसकी मम्मी? इस बात का उनको अंदर से फील हो रहा था उसकी मम्मी को कि कैसे मैं इसको बताऊं। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और दैनिक कार्यों में लग गई। जो रोज़ का जो कार्य होता है, दैनिक मतलब वो कि जो रोज़ हम करते हैं वो दैनिक कहलाता है, तो वो उस कार्य में लग गई, कुर्सी को धीरे धीरे धकेलते हुए। रेशमा जब 5 साल की थी तभी उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज़ बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। क्या हो गए? दोनों पांव एकदम से बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसके पाँव में बिल्कुल भी जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। क्या हो गया था? पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। कैसी थी? एकदम हिम्मत वाली। उसको पोलियो था फिर भी शुरू शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी। स्टार्टिंग में लगता है प्रॉब्लम होती है तो, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। उसे अंदर से ही ऐसा फील होता है कि मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो। इसके आगे का पैराग्राफ है। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आँखों का तारा है, यानी सबकी वह लाडली है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु मतलब उसका निकनेम। अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। क्या बोला? कि तुमने अगर नाश्ता कर लिया है तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। कुर्सी पर बैठकर ही वो रसोई घर में पहुँची। रेशमा को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। जब भी हम साफ़ सफाई करते हैं तो कुछ चीज़ें ना भूल जाएं, इसके लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पर डिब्बा जो है वहाँ पर कई बार ऐसे मसाले होते हैं कि जिनका नाम हमें पता नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, लेबल लगा देते हैं कि ये चीज़ इसमें रखी गई है। फिर है, पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, यानी उसका छोटा भाई। दादी और दादाजी बहुत बुज़ुर्ग हैं। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी। क्या बोला रेशमा ने? कि सामान मैं ले आऊँगी। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। उसने बोला मम्मी से कि मुझे एक सामान की लिस्ट दे दो और थैला दे दो, मैं सामान ले आऊँगी। तुम ले आओगी अकेली? उसकी मम्मी प्रश्न कर रही है। माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। क्या थी? कि उसको एकदम कॉन्फिडेंस था कि वो लेके आएगी। नेक्स्ट उसके आगे का पैराग्राफ है। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही
मिल जाएगा। उसकी मम्मी बोल रही है कि तुम ले आओ और ध्यान से जाना। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने घोलू को आवाज़ दी, घोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। उसके भाई को आवाज़ दी कि मैं तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। दिए जला रहे थे सब लोग और सब तरफ रोशनी ही रोशनी थी। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। दीपावली कब होती है? अमावस के दिन होती है और उस दिन सब लोग क्या करते हैं? दिए जलाते हैं। तो ये क्या है? अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य सदा जीत होती है। असत्य पर सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। ऐसा उसकी दादी जी ने बोला था। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। कहाँ लौटे थे? अयोध्या। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। दिवाली के दिन पटाखे छोड़ते हैं ना, तो गोलू भी वही काम कर रहा था। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। किस तरफ थी? पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। रेशमा को पता चल गया जैसे ही, तो वो बोलने लगी कि गोलू गोलू बचो, खुद से बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखे के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। इतनी आवाज़ उस तक पहुंची नहीं, गोलू तक, रेशमा की। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को ज़ोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जीर का धमाका हुआ। क्या हुआ? एकदम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। उसको गोलू को जलने से बचा लिया क्योंकि उसने क्या किया? धक्का दे दिया था। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। उसको पता ही नहीं चला गोलू को कि मुझे किसने धक्का दिया और क्यों दिया है। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी बाहर दौड़े। एकदम से धमाका हुआ ना, तो माँ और पिताजी क्या करने लगे? बाहर की तरफ आए। माँ और पिताजी बाहर की तरफ चले आए, बाहर की तरफ दौड़े वो, और फिर कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे थी। वो जिस कुर्सी पर बैठती थी, वो कुर्सी कहाँ थी? रेशमा के ऊपर, और रेशमा कहाँ थी? नीचे थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, डर गई एकदम। बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सब ने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में और नए इरादों से जुट जाती है। इस पाठ में यही बताने की कोशिश की गई है कि
कि भले ही वो विकलांग थी लेकिन उसके इरादे क्या थे, मजबूत थे। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जीती थी। उसे इस बात का कतई दुख नहीं था कि वो विकलांग है, या वो एहसास नहीं करती थी, ऐसा नहीं है। उसे ये तो पता था कि वो विकलांग है, कुछ चीज़ें उसके बस में नहीं है, लेकिन वो कभी भी पीछे नहीं हटती और उतनी ही जिंदा दिली से अपना जीवन जी रही है। ठीक है। अब आज जो हमने पाठ पढ़ा है ये सुबह, उसमें एक विकलांग लड़की के बारे में बताया गया है। तो आपको मैंने ये पाठ समझाया है कि किस तरह से इसमें कौन सी घटना घटी, किस तरह से उसने अपने भाई को बचाया और बाद में वो अभी भी इतना ही जिंदा दिली से अपना जीवन जी रही है। तो भले ही कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमें अपना जीवन अच्छे से ही जीना चाहिए। ये बात इसमें बताने की कोशिश की गई है। और पोलियो की दवाई कितनी ज़रूरी है वो भी इसमें बताने की कोशिश की गई है। अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको सिर्फ क्या करना है, इस चैप्टर को रीड करना है। ठीक है, चैप्टर को रीड करना है। कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छे से चैप्टर को रीड करने के बाद उसमें समझने की कोशिश करनी है कि कहीं किस तरह से रेशमा ने अपनी ज़िंदगी जी। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।